कल्पना कीजिए कि देश ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एकदम लेटेस्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तो खरीद ली है, लेकिन उसे दौड़ाने के लिए जो पटरियां हैं वो वही 100 साल पुरानी छोड़ दी गई हैं। सुनने में ये काफी अजीब सा विरोधाभास लगता है, लेकिन रियलिटी यही है। वही तो, अगर हम भारत की एनर्जी पॉलिसीज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आज बिल्कुल यही हो रहा है। और आज के इस इन डेप्थ डिस्कशन में हम ऐसे ही कई कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभासों की परतें हटाएंगे। क्योंकि देखिए, यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा फर्क रिसोर्सेज से भी पहले आपका एटीट्यूड बनाता है। बिल्कुल सही कहा। कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि बस खबरें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे जो गवर्नेंस और इकोनॉमी के असली मैकेनिज्म है ना, उनको डिकोड नहीं कर पाते। और यही छोटी सी आदत आगे चलकर मेरिट लिस्ट में एक बहुत बड़ा गैप बना देती है। राइट। और यही वो जगह है जहां एक ऑर्डिनरी तैयारी और एक रैंक होल्डर की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर पैदा होता है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना जरूरी है कि वो सिस्टम के किस लूप होल की वजह से हुआ। एग्जैक्टली। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी को लेकर एक सीरियसनेस है और न्यूज़पेपर एनालिसिस, एडिटोरियल अंडरस्टैंडिंग और स्टैटिक सब्जेक्ट्स को एक डिसिप्लिन्ड फ्लो में कवर करना है, तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके पूरा एक्सेस लिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि प्रीमियम कंटेंट का मेन पर्पस यही है कि प्रिपरेशन स्कैटर्ड ना रहे, एक फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्शन मिले। सही बात है। और यूपीएससी सीएसई 2027 के लिए अब लिमिटेड टाइम बचा है और हर दिन का ये इन डेप्थ एनालिसिस ही सफलता की असली नींव है। तो आज के इस डिस्कशन का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे स्टेट की पावर और सिटीजन्स के राइट टू प्रोटेस्ट के बीच बढ़ते टकराव से। उसके बाद हम अर्बन गवर्नेंस की जो फेलियर्स हैं और फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे के विवादों की गहराई में जाएंगे। हाँ, और एंड में मैक्रो इकोनॉमी के उन इंडिकेटर्स को डिकोड करेंगे जहां बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बावजूद हमारा रुपया स्ट्रगल कर रहा है, और कैसे एआई और सोलर एनर्जी जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हमारी पॉलिसीज को एक ओपन चैलेंज दे रही हैं। देखा जाए तो ये सभी विषय सिविल सेवा परीक्षा के जीएस पेपर 2 और 3 के बिल्कुल कोर पिलर्स हैं। इनमें से हर एक मुद्दा स्टेट कैपेसिटी यानी राज्य की क्षमता के किसी न किसी पहलू पर सवाल उठाता है, जिसे आज हम डीपली समझेंगे। चलिए फिर इस स्टेट कैपेसिटी के सबसे ज्वलंत मुद्दे से शुरू करते हैं, जो हाल ही में छात्र आंदोलन हुए हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो दर्दनाक हादसा हुआ। सड़कों पर स्टूडेंट्स का गुस्सा बहुत स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, और अगर हम सोर्सेस पर नजर डालें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। सरकार ने हाल ही में संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास किया, राइट? और इसको यूथ का फ्यूचर सिक्योर करने वाला एक विजनरी स्टेप बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन का लॉजिक है कि अगर कानून इतने ही विजनरी हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? वही तो। और इसी बीच सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी ने सरकार को चेतावनी दी है कि प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का विच हंट बंद होना चाहिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। इस पॉलिटिकल डिबेट के पीछे ना एक बहुत गहरा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल छुपा है। जब सिटीजन्स सिस्टम के फेलियर से परेशान होकर सड़क पर आते हैं, तो स्टेट उन पर रिएक्ट कैसे करता है? और इसी रिएक्शन से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट दिल्ली पुलिस की डायरी एंट्री से सामने आया है। देखिए, 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहां क्राउड कंट्रोल के लिए रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ को एंटी रायट गन्स इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई थी, जिसमें पेलेट गन्स भी शामिल हैं। वेट, पीसफुल प्रोटेस्ट में पेलेट गन्स? हाँ, सच में। एक शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन में पेलेट गन्स के इस्तेमाल की बात आना ही अपने आप में बहुत अलार्मिंग है। ये तो सीधा सीधा एक्सेसिव फोर्स लगता है। बिल्कुल। और इस सिचुएशन का बहुत ही प्रिसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस एक एडिटोरियल में किया गया है। एडिटोरियल टाइटल प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। इस एडिटोरियल में क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है कि आर्टिकल 19 और पब्लिक ऑर्डर के बीच का जो एक नाजुक बैलेंस है, वो स्टेट की मनमानी से कैसे बिगड़ रहा है। तो क्या ये एडिटोरियल ये आर्ग्यू कर रहा है कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पर पुलिस किसी भी हद तक फोर्स यूज नहीं कर सकती? इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? देखिए, इसका मैकेनिज्म प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता के सिद्धांत पर काम करता है।
एडिटोरियल का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि जब प्रोटेस्ट पीसफुल हो तो सिर्फ इस ग्राउंड पर कि ट्रैफिक में इनकन्वीनियंस हो रही है, आप डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स यूज नहीं कर सकते। राइट, जैसे कि पेलेट गन्स। एग्जैक्टली, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और हाल ही में जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, स्पेशली BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हाँ, उसके तहत भी क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस के SOPs बहुत क्लियर हैं। फोर्स का यूज हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, और वो भी सिर्फ उतना ही जितना भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जरूरी हो, ना कि उनको सीरियसली इंजर करने के लिए। आई मीन इनकन्वीनियंस और वायलेंस के बीच का फर्क समझना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं एक कदम पीछे जाकर ये पूछना चाहूंगी कि क्या सड़कों पर होने वाला हर प्रोटेस्ट जो आम जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दे, उसे डेमोक्रेसी का हिस्सा मान लेना चाहिए? कई बार ये प्रोटेस्ट्स एक बेकाबू भीड़ यानी मॉब रूल का रूप भी तो ले लेते हैं ना? ये बहुत ही वैलिड और कॉम्प्लेक्स सवाल है, और इसका जवाब एक और इम्पॉर्टेंट पीस में बहुत ही एनालिटिकल तरीके से दिया गया है। एडिटोरियल टाइटल: स्ट्रीट प्रोटेस्ट इज रेजरेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नॉट इंसरेक्शन अगेंस्ट इट। न्यूज़पेपर नेम: द इंडियन एक्सप्रेस। इस एडिटोरियल ने मॉब वायलेंस और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के बीच एक बहुत ही साफ आइडियोलॉजिकल लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंथेसाइज करने की कोशिश करूं, तो क्या इस एडिटोरियल का सार ये है कि एक मॉब बिना किसी डायरेक्शन के सिर्फ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, जबकि एक प्रोटेस्ट हताशा में सिस्टम को ठीक से काम करवाने की अपील है? आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही दिशा में है, और इसमें एक की एस्पेक्ट ये जुड़ता है कि प्रोटेस्ट आखिर जन्म कब लेते हैं। ये तब होता है जब एक इंस्टीट्यूशनल वॉइड पैदा हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल वॉइड? हाँ, मतलब जब पार्लियामेंट, जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी जैसी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो सिटीजन्स की बात सुने या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल हो जाती हैं, तब सड़कों पर उतरना कोई इंसरेक्शन यानी बगावत नहीं रह जाता, बल्कि वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का एक तरीका बन जाता है, जिसे रेजरेक्शन कहा गया है। वाओ, ये काफी पावरफुल थॉट है कि प्रोटेस्ट असल में इंस्टीट्यूशनल फेलियर का एक सिम्टम मात्र है। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल फेलियर की बात कर ही रहे हैं, तो ये सिर्फ एग्जाम सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने शहरों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो गवर्नेंस का फेलियर और भी डरावना लगता है। आई मीन दिल्ली में हाल ही में जो भारी बारिश से इतना सिवियर वाटर लॉगिंग हुआ, उसने पूरे शहर को ठप कर दिया। और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो हमेशा की तरह एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया, वही गवर्नेंस की असली तस्वीर है। सही कहा। और ये ब्लेम गेम कोई आज की बात नहीं है। ये हमारे अर्बन गवर्नेंस मॉडल के डिजाइन में जो एक फंडामेंटल फ्लॉ है ना, उसका नतीजा है। मुझे तो हमारे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की हालत उस बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी जैसी लगती है जहां DDA, MCD, NDMC, PWD जैसे फैंसी टाइटल्स तो बहुत लोगों के पास हैं। सब अपने अपने AC कैबिन में बैठे हैं, लेकिन जब कंपनी का मेन सर्वर क्रैश होता है, यानी जब शहर डूबता है, तो किसी के पास उस सर्वर को ठीक करने का ना तो बजट है और ना ही पासवर्ड। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आई मीन ये कॉर्पोरेट एनालॉजी बहुत सटीक है, और जब आपने पासवर्ड और बजट ना होने की बात की ना, वो सीधे तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी फेलियर की तरफ इशारा करती है। इसी पॉइंट को आज के अगले आर्टिकल में डिकोड किया गया है। एडिटोरियल टाइटल: अर्बन नाइटमेयर। न्यूज़पेपर नेम: द हिंदू। ये एडिटोरियल सीधे तौर पर 74th अमेंडमेंट एक्ट के खोखलेपन को उजागर करता है। वेट, 74th अमेंडमेंट तो अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर उनको एम्पावर करने के लिए लाया गया था ना? लाया तो उसी लिए गया था, लेकिन इस एडिटोरियल के अनुसार ये अमेंडमेंट पूरी तरह फेल रहा है, क्योंकि इसमें 3 Fs आई मीन फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का रियल डिवोल्यूशन कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। आज भी शहरों की जो असली पावर है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स या पैरास्टैटल एजेंसीज जैसे कि DDA के पास है, जो डायरेक्टली सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल ही नहीं है। राइट। और इसी वजह से अर्बन प्लानिंग के रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, फायर सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है, और जब कोई ट्रेजेडी होती है तो देखिएगा गाज सिर्फ लोअर लेवल एम्प्लॉइज पर गिरती है। पॉलिसी फेलियर के लिए किसी बड़े ऑफिसर को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता।
ये अकाउंटेबिलिटी की कमी और भी ज़्यादा चुभती है जब हम वेलफेयर स्कीम्स का पैरेलल नैरेटिव देखते हैं। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक एक तरफ पूरी दिल्ली पानी में डूबी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। GS2 के पर्सपेक्टिव से ये एक वेलफेयर इनिशिएटिव है। हाँ, वेलफेयर इनिशिएटिव तो है, लेकिन पॉइंट ये है कि सिटीजन उस 1,000 रुपए का क्या करेगा जब एक बारिश में उसका घर डूब रहा हो या सड़क पर करंट फैल रहा हो। ये तो मुझे सीधा सीधा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर को कैश हैंडआउट से कवर अप करने की कोशिश लगती है। वही तो। और ये जो इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है। जब रिसोर्सेज को मैनेज करने की बात आती है तो ये फेलियर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी फेडरलिज्म तक भी पहुंच जाती है। बिल्कुल। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इसका सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। सोर्सेस से जो ताज़ा अपडेट है उसके हिसाब से कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी CWRC ने कर्नाटका को ऑर्डर दिया है कि वो तमिलनाडु को डेली 3,500 क्यूसेक्स पानी छोड़े। और दूसरी तरफ केरला के CM पिनराई विजयन ने PM से अपील की है कि मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट पर सेंटर अपना स्टैंड रिव्यू करे। राइट। तो आर्टिकल 262 के तहत इन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन ट्राइब्यूनल्स के जरिए करने का प्रोविजन है। लेकिन कावेरी या मेकेदातु का इशू ये दिखाता है कि पानी अब सिर्फ एक लीगल या ज्योग्राफिकल मुद्दा नहीं बचा है। सही बात है। देखिए, जब स्टेट कैपेसिटी रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने में फेल हो जाती है ना, तो पानी का बंटवारा एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है। जब बारिश कम होती है तो स्टेट्स के बीच ट्रस्ट इतना कम हो जाता है कि ट्रिब्यूनल के साइंटिफिक ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना भी सेंटर के लिए एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक बन जाता है। एग्जैक्टली। और नेचुरल रिसोर्सेज के इस मिसमैनेजमेंट का सीधा असर हमारी इकोनॉमी के मैनेजमेंट पर भी दिखता है। चलिए अब स्टेट्स और गवर्नेंस की इन प्रॉब्लम से निकलकर कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है। इकोनॉमी के जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। हमें थोड़ा सरफेस के नीचे देखना पड़ता है, और सरफेस पर जो नंबर्स हैं वो तो बहुत शानदार लग रहे हैं। जैसे जून में हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी IIP 23 महीने के हाईएस्ट लेवल 7.3% पर पहुंच गया है। Right. जिसका मैं क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर को जाता है। हाँ, और इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी PSBs का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हाई पर है, और उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs में हिस्टोरिक कमी आई है। राइट। तो ये सब सुनकर लगता है कि हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। बोलिए। अगर सब कुछ इतना ही बेहतरीन चल रहा है तो हमारा रुपया लगातार अपने ऑल टाइम लो जो कि ऑलमोस्ट 83.99 के आसपास है, जी, वहाँ स्ट्रगल क्यों कर रहा है? ये तो मैच नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही शानदार मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स है, और इसको समझने के लिए हमें करेंसी वैल्यूएशन के पीछे की जो असली मैथ है ना, उसे समझना होगा। जैसे आज के इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल में समझाया गया है। एडिटोरियल टाइटल, RBI must not just guard the rupee, न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, तो ये रुपए की वीकनेस के पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म है क्या? क्योंकि आम जनता तो यही सोचती है कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपए 70 से 83 हो गया तो वो कमजोर हो गया। देखिए, आम धारणा यही है, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में किसी भी करेंसी की असली ताकत नापने के लिए नियर और रियर का यूज किया जाता है। नियर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। राइट। GS3 इकोनॉमी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो नियर का मतलब है कि इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी करेंसीज की बास्केट के कंपैरिजन में रुपए का एवरेज वैल्यू क्या है। लेकिन इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है ना। एग्जैक्टली। और यहीं पर REER यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पिक्चर में आता है। REER में इंडिया और उन ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच का जो इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस है ना, उसको भी फैक्टर इन किया जाता है। ये रुपए की असली परचेजिंग पावर बताता है। ओह, आई सी। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS के जो लेटेस्ट डेटा है वो बताते हैं कि REER के हिसाब से इंडियन रुपी कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी अपनी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से काफी ऊपर यानी ओवर वैल्यूड है।
वेट, ओवर वैल्यूड, ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है। अगर रुपया ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स फॉरेन मार्केट्स में बहुत महंगे हो रहे होंगे। इससे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंपेटिटिवनेस को डायरेक्ट नुकसान पहुंच रहा होगा, राइट? वही तो इस एडिटोरियल का मेन आर्ग्यूमेंट है। जब रुपया ओवरवैल्यूड होता है तो बाकी दुनिया के लिए हमारा सामान खरीदना कॉस्टली हो जाता है। एडिटोरियल पॉइंट आउट करता है कि आरबीआई अक्सर अपने फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज करके रुपए को मार्केट में आर्टिफिशियली गिरने से रोकती है। मतलब उसे एक साइकोलॉजिकल लेवल पर गार्ड करती है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम अपनी इकोनॉमी को सच में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो आरबीआई को इस गार्डिंग से थोड़ा पीछे हटना चाहिए? बिल्कुल। एडिटोरियल का सजेशन यही है कि आरबीआई को रुपए को उसकी रियल मार्केट प्राइस डिस्कवर करने की आज़ादी देनी चाहिए। अगर रुपया नेचुरली थोड़ा डिप्रिशिएट होता भी है तो हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते होंगे और हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चाइना या वियतनाम जैसी कंट्री से बेहतर compete कर पाएंगे। सिर्फ एक 84 के नंबर को बचाने के लिए इतने कीमती डॉलर्स खर्च करना लॉन्ग टर्म में कोई समझदारी नहीं है। सही बात है। और इकोनॉमी को लेकर एक और इंस्टेबिलिटी ग्लोबल मार्केट से भी आ रही है। फिच रेटिंग्स ने वार्न किया है कि ग्लोबल मार्केट्स में एआई करेक्शन रिस्क्स बढ़ रहे हैं। हाँ, ये काफी न्यूज में है आजकल। मतलब जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूम पर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स आसमान छू रहे थे, वहाँ एक करेक्शन यानी गिरावट का माहौल बन रहा है, जिससे काफी वॉलेटिलिटी आ सकती है। देखिए, ये वार्निंग ना इस बात का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे एआई अब सिर्फ सिलिकॉन वैली के कोई लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं रह गए हैं। वो सीधे तौर पर कंट्रीज की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिलाने की क्षमता रखते हैं। एब्सोल्युटली। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़ा ये क्राइसिस सिर्फ एआई तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे एनर्जी ट्रांजिशन में भी बहुत क्लियर दिख रहा है। सोर्सेस का डेटा बताता है कि इंडिया में ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स, जिसमें हाइब्रिड्स और ईवीज दोनों शामिल हैं, उनकी शेयर कार सेल्स में 40% तक पहुंच गई है। ये तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है। पॉजिटिव तो है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही अलार्मिंग आंकड़ा भी आया है। अप्रैल से जून के महीने में देश में लगभग 8,133 गीगावाट आवर्स की सोलर पावर आउटपुट को कर्टेल करना पड़ा। कर्टेल मतलब रोकना पड़ा? हाँ, मतलब उस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को पैदा होने के बावजूद ग्रिड में जाने से रोक दिया गया। वही तो। और यहीं पर जो शुरुआत में आपने बुलेट ट्रेन वाली एनालॉजी दी थी ना, वो बिल्कुल सटीक बैठती है। राइट। हमने मॉडर्न सोलर प्लांट्स तो लगा लिए, लेकिन हमारी पटरियां, मेरा मतलब हमारी पावर ग्रिड, इसे हैंडल करने के लिए रेडी ही नहीं है। GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में ना इसे कर्टेलमेंट की प्रॉब्लम कहा जाता है। लेकिन टेक्निकल लेवल पर ये कर्टेलमेंट काम कैसे करता है? I mean, एक तरफ हम कोयला जलाकर बिजली बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस क्लीन सोलर पावर को रोक क्यों रहे हैं? इसका आंसर पावर ग्रिड की फिजिक्स में छुपा है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और उसके ट्रांसमिशन के बीच ना एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सोलर एनर्जी दिन के कुछ ही घंटों में पीक पर होती है। हाँ, वो तो है। अब अगर ग्रिड में सडनली बहुत सारी पावर आ जाए और उसको कंज्यूम करने या स्टोर करने की कैपेसिटी ना हो, जैसे बड़े बैटरी बैंक्स की कमी, तो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाती है और पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, यानी टोटल ब्लैकआउट। ओह वाओ। इसीलिए सिस्टम को सेफ रखने के लिए मजबूरी में सोलर प्लांट्स को अपना प्रोडक्शन बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ सोलर पैनल लगाना सोल्यूशन नहीं है। हमें स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज पर अपना इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पिछड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्यूचर के लिए तैयार हैं? और इसी से जुड़ा है आज का हमारा आखिरी पॉइंट, एडिटोरियल टाइटल, Delhi HC shows a better way to think about copyright and AI. न्यूज़पेपर नेम, The Indian Express. ये एडिटोरियल ना डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के सामने जो एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है उसको एड्रेस करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट लॉज के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। चैलेंज का कोर तो बहुत क्लियर है। AI मॉडल्स हवा से तो चीजें सीखते नहीं हैं। वो इंटरनेट पर मौजूद लाखों क्रिएटर्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स के ओरिजिनल काम को स्क्रैप करके खुद को ट्रेन करते हैं। तो क्रिएटर्स का ये कहना बिल्कुल वैलिड है कि उनकी मेहनत का प्रॉफिट कोई AI कंपनी बिना उन्हें क्रेडिट या पैसा दिए कमा रही है। तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि AI कंपनीज को बैन कर दिया जाए या उन पर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाएं?
देखिए, अगर हम स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग या बहुत हेवी टैक्स लगाएंगे तो इंडिया में एआई का जो इनोवेशन है ना, वो वहीं दम तोड़ देगा और हम इस ग्लोबल टेक रेस से बाहर हो जाएंगे। राइट, स्किल्स डेवलप करने होंगे जहां एआई डेवलपर्स को इनोवेशन की फ्रीडम तो मिले, लेकिन वो ओरिजिनल क्रिएटर्स के लिए एक रेवेन्यू शेयरिंग या एट्रीब्यूशन का सिस्टम भी बनाए जिसमें उन्हें प्रॉपरली क्रेडिट मिले। अच्छा। ये कॉपीराइट लॉ को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसको 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करने का मैटर है। एग्जैक्टली तो अगर हम आज के इस पूरे डिस्कशन के डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करें तो एक बहुत ही क्लियर और सोचने पर मजबूर करने वाली पिक्चर सामने आती है। हमने देखा कि चाहे सिटीजन्स के राइट्स और स्टेट पावर के बीच का क्लैश हो, जैसे कि पुलिस और स्टूडेंट्स का मुद्दा, या फिर अर्बन गवर्नेंस और वाटर डिस्प्यूट्स का इंस्टीट्यूशनल फेलियर, या फिर रुपए की रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करने में जो पॉलिसी लेवल पर हेजिटेशन है, और सोलर पावर या एआई जैसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए एडिक्वेट ग्रिड्स और कानून का अभाव। वही तो, ये सभी मुद्दे एंड में आकर एक ही पॉइंट पर सिमट जाते हैं, और वो है हमारी स्टेट कैपेसिटी का करंट लेवल। और इसी के साथ इस एनालिसिस के एंड में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल छूट जाता है जिस पर हर सीरियस एस्पिरेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बारिश में शहर के नालों और सड़कों को डूबने से बचाने में स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरी तरफ हमें एआई जैसी एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉपीराइट फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, तो क्या इंडिया का करंट गवर्नेंस मॉडल आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी स्पीड के साथ कदम से कदम मिला पाएगा, या फिर हमारी पॉलिसीज हमेशा टेक्नोलॉजी से एक कदम पीछे ही रहेंगी और हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल में ही उलझकर रह जाएंगे? ये सच में एक बहुत ही डीप थॉट है, और मेंस के आंसर्स में ये एक बहुत सॉलिड एनालिटिकल फाउंडेशन दे सकता है, क्योंकि गवर्नेंस सिर्फ आज को मैनेज करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए इंस्टीट्यूशंस को रेडी करना है। इसी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ आज का ये इन डेप्थ डिस्कशन यही खत्म होता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले एस्पिरेंट्स के लिए इवेंट्स के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना ही सिलेक्शन का रास्ता खोलता है। कंसिस्टेंसी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही अल्टीमेटली मैटर करती है। पढ़ाई जारी रखें और अपना एग्जाम ओरिएंटेड फोकस बिल्कुल शार्प रखें। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में ना अचानक करोड़ों रुपए आ जाएं। हाँ, ये तो काफी अच्छा सपना है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए कि आपकी सुरक्षा के लिए आप अभी भी पूरी तरह से अपने पड़ोसी के हथियारों पर निर्भर हैं। तो क्या आप खुद को ताकतवर मानेंगे? नहीं, मतलब ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है और हमारी जो एक महाशक्ति या ग्रेट पावर बनने की महत्वाकांक्षा है ना, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सही कह रही हैं आप। मैं आज ही द इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख पढ़ रही थी जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। एडिटोरियल टाइटल, इंडिया अमंग द पावर्स, फॉरएवर राइजिंग, नेवर रिजन। न्यूज़पेपर नेम, द इंडियन एक्सप्रेस। सी राजा मोहन का लेख है ये। हाँ। मतलब हम हर दिन अपनी तेजी से बढ़ती जीडीपी का जश्न मनाते हैं, राइट? हम दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हैं, लेकिन पश्चिमी देश लाइक कनाडा हमें आज भी सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति यानी राइजिंग पावर ही मानते हैं। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा अलग रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आंकड़े हमारे फेवर में हैं, तो हमें असल मायने में ग्रेट पावर बनने से क्या रोक रहा है? क्या ये सिर्फ पश्चिमी देशों का एक बायस है? देखो, ये महज कोई बायस या नजरिया नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत ही ठोस आर्थिक और रणनीतिक कारण है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर एस्पिरेंट्स यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमी का कुल आकार या एब्सोल्यूट जीडीपी सब कुछ है। सी राजा मोहन अपने एनालिसिस में बहुत क्लियर करते हैं कि केवल बड़ी जीडीपी होना काफी नहीं है। असली पैमाना प्रति व्यक्ति आय है, जो कि भारत में अभी भी काफी कम है, राइट? एग्जैक्टली। ये अभी भी लगभग $3,000 के आसपास है। अमेरिका या चीन के मुकाबले ये बहुत कम है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी पावर पर कैसे पड़ता है? और जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है ना, तो उसका सीधा असर राज्य की स्टेट कैपेसिटी पर पड़ता है। सरकार का टैक्स बेस कम होता है। समझ रही हूँ। और इससे होता यह है कि डिफेंस और तकनीक में निवेश के लिए संसाधन एकदम सीमित हो जाते हैं। राइट। और एक ग्रेट पावर बनने की सबसे बड़ी शर्त यही है, हार्ड पावर और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता।
लेकिन वेट जरा, इस पर एक अलग नजरिए से विचार करते हैं। हाँ। क्या हम अपनी कम प्रति व्यक्ति आय और जो ये R&D की कमी है उसको अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड से बैलेंस नहीं कर रहे हैं? मतलब आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब है कि हम दुनिया को इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और CEOs दे रहे हैं, क्या ये हमारी ताकत नहीं है? देखिए, वो हमारी सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत का हिस्सा जरूर है, लेकिन ग्रेट पावर का रुतबा ना एक अलग चीज होता है। वो कैसे? जब तक आप अपने फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए आयात पर निर्भर हैं, दूसरे देशों पर। बिल्कुल, तब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप कमजोर ही हैं। बिना एक मजबूत डोमेस्टिक R&D इकोसिस्टम के आपकी रणनीतिक स्वायत्ता हमेशा खतरे में रहेगी। यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, इसीलिए हार्ड पावर के नजरिए से देखें तो जब तक हमारा रक्षा उत्पादन चीन या अमेरिका के लेवल पर नहीं पहुंचता, हमें एक मिडिल पावर ही माना जाएगा, ग्रेट पावर नहीं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि महाशक्ति बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे से अपनी खुद की तकनीक बनाने की कैपेसिटी चाहिए। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी इस क्षमता का सीधा कनेक्शन हमारे रणनीतिक विस्तार से भी है। इसी टॉपिक को विस्तार देता है हमारा अगला लेख। हाँ, अता हसनैन का लेख। जी, एडिटोरियल टाइटल, Our strategic imagination must look beyond geography. न्यूज़पेपर नेम द इंडियन एक्सप्रेस। सैयद अता हसनैन का ये विश्लेषण इसी बहस को आगे ले जाता है। उनका तर्क है कि अगर हमें महाशक्ति बनना है ना, तो हमारी रणनीतिक सोच को हमारे पड़ोस या महज साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति काफी हद तक पाकिस्तान, चीन या सार्क देशों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हाँ, हम अपने पड़ोस में ही उलझे रहते हैं। एग्जैक्टली। हम अपनी भौगोलिक सीमाओं में बंधे रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में दबदबा बनाने के लिए आपको सीमाओं से परे सोचना ही होगा। तो उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें? अता हसनैन स्पष्ट करते हैं कि आज का जो ये ग्रेट पावर कंपटीशन है, वो कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय क्षेत्र जैसे कि यूरेशिया और सेंट्रल एशिया, अच्छा, और मैरीटाइम यानी समुद्री क्षेत्र जैसे कि इंडो पैसिफिक, इन दोनों मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। तो अगर भारत को अपनी धाक जमानी है तो उसे अपनी स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन को इन दोनों क्षेत्रों तक फैलाना होगा। और सीमाओं से परे जाकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने का एक बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण हमें आज ईरान के कूटनीतिक कदमों में दिखता है। ईरान और तालिबान वाला मुद्दा। हाँ, द हिंदू का ये एनालिसिस देखिए, एडिटोरियल टाइटल, ईरान अफगान बैलेंसिंग एक्ट अमिड रीजनल अपहीवल। न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है ना? हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान का शासन है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ईरान, जो कि एक शिया बहुल देश है, वो सुन्नी चरमपंथी तालिबान के साथ कूटनीतिक बातचीत कर रहा है। 1990 के दशक में तो ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। बिल्कुल, वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो ये जो विचारधारा का टकराव है, ये अचानक कूटनीति में कैसे बदल गया? इंटरनेशनल रिलेशंस में ना इसे ही रियल पॉलिटिक या व्यावहारिक कूटनीति कहा जाता है। रियल पॉलिटिक। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि फॉरेन पॉलिसी में विचारधारा से बड़ा हमेशा राष्ट्रीय हित होता है। मतलब नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर। एग्जैक्टली। ईरान ये समझ चुका है कि तालिबान अब सत्ता में है और उसे इग्नोर करके कोई भी क्षेत्रीय नीति सफल हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि ईरान की अपनी भी तो कई मजबूरियां हैं ना। बिल्कुल, उसे अपनी लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, बॉर्डर पर जो तस्करी होती है उसे रोकना है, और लाखों अफगान शरणार्थियों के संकट को भी तो संभालना है। और शायद पानी का भी कोई मुद्दा है। हाँ, बहुत अहम मुद्दा है, हेलमुंड नदी के पानी के बंटवारे को सुलझाना। इसलिए अपनी वैचारिक दुश्मनी को किनारे रखकर ईरान सीधे तालिबान से बात कर रहा है। तो ये एक प्रैग्मेटिक नीति है, जहां राष्ट्र अपने इमीडिएट इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। एकदम सही समझा आपने। जमीन पर ये प्रैग्मेटिक नीति तो समझ में आती है, लेकिन समंदर में भी ना ईरान से जुड़ी एक बड़ी कूटनीतिक हलचल हो रही है। एक न्यूज़ अपडेट है, ओमान प्रेजेंट्स ईरान विद गल्फ बैक्ड प्लान फॉर वॉलंटरी फीस टू यूज होर्मुज। ओमान का ये प्रपोजल काफी चर्चा में है। ओमान ने ईरान के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर स्वेच्छा से एक फीस लगाई जाए। ये प्रस्ताव अचानक क्यों? ये कदम सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत क्रिटिकल है, जो ओमान और ईरान के बीच में है। राइट। हाँ,
ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता है। बाप रे। और जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है तो ईरान होर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दे देता है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो ओमान बेसिकली बीच बचाव कर रहा है। एक तरह से हाँ। ओमान की ये पहल दरअसल एक डिप्लोमेटिक चाल है। वो ईरान को इस जलमार्ग से आर्थिक फायदा पहुंचाकर उसे इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एंगेज करना चाहता है, ताकि सैन्य तनाव को कम किया जा सके। बिल्कुल। इंटरनेशनल कूटनीति में इस तरह का बैलेंस बनाए रखना वाकई एक बड़ी चुनौती है। खैर, सीमाओं से आगे जब प्रकृति अपना संतुलन खोती है ना, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा और गवर्नेंस की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। जापान से एक बड़ी खबर है, मैग्नीट्यूड 7.1 क्वेक शेक साउथ जापान। हाँ, ये काफी इंटेंस भूकंप था। इस 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की, और सबसे अहम बात, उन्होंने एक नांकाई ट्रफ मेगा क्वेक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे कि ये नांकाई ट्रफ क्या है? श्योर। ननकाई ट्रफ दरअसल जापान के तट के पास प्रशांत महासागर में एक सबडक्शन जोन है। यहाँ पर जो फिलीपीन सी प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ओह, मतलब ये टेक्निकली बहुत ही एक्टिव जोन है। बिल्कुल। यहाँ ऐतिहासिक रूप से बहुत विनाशकारी भूकंप आए हैं, लेकिन जो चीज हमें जापान से सीखनी चाहिए वो है उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम। हाँ, वो तो कमाल का है। ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ विज्ञान है। जब भूकंप आता है तो वो अलग अलग तरह की तरंगे छोड़ता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। राइट। जापान के सेंसर्स ना तेज गति से चलने वाली लेकिन कम नुकसानदायक पी वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और विनाशकारी एस वेव्स के पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही पूरे देश के फोन पर अलर्ट भेज देते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड पहले? क्या वो काफी होता है? वो चंद सेकंड का समय बुलेट ट्रेन्स को रोकने, न्यूक्लियर प्लांट्स को शट डाउन करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए काफी होता है। वाओ, जापान का ये प्रोएक्टिव रवैया देखकर सच में हैरानी होती है। और दूसरी तरफ जब मैं अपने देश के अर्बन गवर्नेंस को देखती हूँ ना, तो थोड़ी निराशा हाथ लगती है। हमारे यहाँ स्थिति काफी अलग है। द हिंदू का ये एडिटोरियल बिल्कुल यही मुद्दा उठाता है। जी। अर्बन नाइटमेयर, अ फायर विद नो एस्केप। न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। राजकोट और दिल्ली के हादसों पर है ये। जी। राजकोट की गेमिंग जोन में लगी भीषण आग हो या फिर दिल्ली के कोचिंग सेंटरों और अस्पतालों में हुए हालिया हादसे, ये सब एक पैटर्न का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल, ये कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है। तो हमारी संस्थाएं, चाहे वो नगर निगम हो या फायर विभाग, केवल किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों जागती हैं? हम सिर्फ दुर्घटनाओं का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये महज दुर्घटनाएं नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानव निर्मित आपदा और गवर्नेंस डेफिसिट का परिणाम है। गवर्नेंस डेफिसिट मतलब नियमों की कमी? नियमों की कमी नहीं। हमारे शहरों में बिल्डिंग कोड्स और जोनिंग लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उनका खुलेआम उल्लंघन होता है। असल विफलता इम्प्लीमेंटेशन की है। जैसे बेसमेंट को लाइब्रेरी बना देना। एग्जैक्टली। बिना उचित वेंटिलेशन और फायर एनओसी के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। ये संस्थागत जवाबदेही का ना होना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब तक नियमों को ताक पर रखने वाले अधिकारियों और बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक सिस्टम प्रोएक्टिव नहीं होगा। ये पूरा एक स्ट्रक्चरल फेलियर है। बिल्कुल। जब संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से भागती हैं तो आम नागरिक की जान दांव पर लग जाती है। सही कहा। अच्छा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के इसी पहलू से जुड़ी एक और अहम खबर है जो सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। न्यूज़ है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस गवर्न द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एट प्रोटेस्ट्स। हाँ, बिहार पुलिस मैनुअल वाला मामला। जी। हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक हथियारों जैसे AK-47 या इंसास के इस्तेमाल पर एक नई बहस शुरू हुई है। इंटरनल सिक्योरिटी और मानवाधिकारों के बीच बैलेंस को समझने के लिए ना, ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। वो कैसे? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसलिए क्राउड कंट्रोल के लिए SOP बहुत स्पष्ट बनाए गए हैं। तो इसके पीछे का मेन प्रिंसिपल क्या है? इसके पीछे का मुख्य सिद्धांत है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी आनुपातिकता। इसका मतलब है कि पुलिस का लक्ष्य हिंसक भीड़ को जान से मारना नहीं, बल्कि उसे तितर बितर करना होता है। तो मतलब घातक हथियारों का इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। SOP के अनुसार घातक हथियारों का प्रयोग हमेशा अंतिम विकल्प या लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इसके भी कई चरण होते हैं। जैसे? पहले चेतावनी देना। पहले लाउडस्पीकर पर चेतावनी दी जाती है, फिर वाटर कैनन,
आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके बावजूद हालात बेकाबू हो जाएं और पुलिसकर्मियों या निर्दोष लोगों की जान को सीधा खतरा हो, केवल तभी घातक हथियारों से, और वो भी कमर से नीचे, फायर करने की अनुमति होती है। ओके। अगर पुलिस सीधे AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। हम शहरों में जिस तरह से गवर्नेंस और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका खामियाजा सिर्फ इंसान ही नहीं भुगत रहे। जब यही तथाकथित विकास जंगलों की तरफ बढ़ता है तो इकोलॉजिकल डिबेट्स खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, प्रकृति के साथ भी हम यही कर रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर। न्यूज है, सेंटर डिक्लेयर्स 56825 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज इको सेंसिटिव एरिया। पश्चिमी घाट का मुद्दा फिर से चर्चा में। हाँ, केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में फैले पश्चिमी घाट के एक बड़े हिस्से को इको सेंसिटिव एरिया यानी ESA घोषित करने का अपना छठा ड्राफ्ट जारी किया है। छठा ड्राफ्ट, ये नंबर ही बता रहा है कि कितनी अड़चने हैं। वही तो, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये ड्राफ्ट इतने सालों से सिर्फ ड्राफ्ट ही क्यों बना हुआ है। राज्य सरकारें इसे लागू करने का इतना कड़ा विरोध क्यों कर रही हैं? देखिए, ये विकास बनाम पर्यावरण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। पश्चिमी घाट दुनिया के 8 सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। जी। इसके संरक्षण के लिए पहले गाडगिल समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जो काफी सख्त थी। उसके बाद कस्तूरी रंगन समिति आई, जिसने थोड़ी नरमी बरतते हुए सिफारिश की कि पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को ESA घोषित किया जाए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या राज्यों को इस 37% हिस्से से भी परेशानी है? जी हाँ, क्योंकि जिन 6 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये घाट फैला है, उनका तर्क है कि अगर इतने बड़े इलाके को ESA घोषित कर दिया गया तो वहाँ हर तरह के खनन, थर्मल पावर प्लांट और रेड कैटेगरी के उद्योगों पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। तो उनका डर आर्थिक नुकसान का है। बिल्कुल। राज्य सरकारों का कहना है कि इससे वहां रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका छिन जाएगी और राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठप पड़ जाएंगे। यही वजह है कि राज्य और केंद्र के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। और ये विकास और पर्यावरण का संघर्ष सिर्फ पश्चिमी घाट के जंगलों तक ही सीमित नहीं है, ये अब हमारे शहरों और गांवों के दरवाजे तक भी आ गया है। टाइगर रिजर्व्स वाला इशू? जी। द हिंदू का ये एडिटोरियल एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने रखता है। एडिटोरियल टाइटल, को एग्जिस्टिंग विद टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व्स, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। ये प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का एक नया चैलेंज है। भारत में बाघों की आबादी बढ़ रही है, जो यकीनन एक बड़ी सफलता है। लेकिन समस्या ये है कि अब ये बाघ रिजर्व से बाहर निकलकर मानव बहुल इलाकों में आ रहे हैं। इस लेख में टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स यानी TOTR पहल की बात की गई है। हाँ, असल में चुनौती ये है कि भारत की जो 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें से कई अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुके हैं। मतलब अब उनमें और बाघ नहीं रह सकते? एग्जैक्टली। बाघ एक टेरिटोरियल जानवर होता है, उसे अपना एक बड़ा इलाका चाहिए होता है। जब रिजर्व में जगह कम पड़ती है तो युवा बाघ नए इलाकों की तलाश में बाहर निकलते ही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? इस एडिटोरियल का मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि हम हर जगह दीवारें या बाड़ नहीं खड़ी कर सकते। अब हमें सिर्फ रिजर्व के अंदर की दुनिया को बचाने से आगे बढ़कर एक लैंडस्केप बेस्ड फ्रेमवर्क अपनाना होगा। यानी हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि इंसान और बाघ एक ही बड़े लैंडस्केप का हिस्सा हैं और हमें उनके साथ रहने का तरीका ढूंढना होगा। सटीक कहा आपने। इसे ही कोएग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व कहते हैं। इसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। वो क्या? पहला, वन्यजीव गलियारों या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को सुरक्षित करना, ताकि बाघ बिना इंसानी बस्तियों में घुसे एक जंगल से दूसरे जंगल जा सके। और दूसरा है स्थानीय समुदायों को इसका हिस्सा बनाना। हमें ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने होंगे जो गांव वालों को पहले से अलर्ट कर दें कि बाघ आसपास है। अगर वो बाघ को अपनी रोजी रोटी के लिए खतरा मानेंगे तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कोई नहीं रोक सकता। प्रकृति के साथ ये सह अस्तित्व तो जरूरी है ही, लेकिन आज के दौर में हमें एक और चीज के साथ सह अस्तित्व सीखना पड़ रहा है, और वो है मशीनें और तकनीक। हाँ, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब वक्त है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गहराई में गोता लगाने का। सबसे पहले उस तकनीक की बात करते हैं जो हमारी दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI से तो हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता है। न्यूज आई है, एक्सप्लेन्ड, डिड OpenAI's एजेंट्स गो रोग? पता चला है कि OpenAI के कुछ AI एजेंट्स ने अपने तय सिस्टम से बाहर जाके काम किया। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा।
तो क्या ये सच में हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों जैसा है जहां मशीनें इंसानों के खिलाफ बगावत कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है यहाँ। मशीनें इंसानों से नफरत नहीं करने लगी हैं। इसे तकनीकी भाषा में स्पेसिफिकेशन गेमिंग या रिवॉर्ड हैकिंग कहते हैं। अच्छा, जरा इसे गहराई से समझते हैं। ये स्पेसिफिकेशन गेमिंग असल में काम कैसे करता है? देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम एआई को एक टारगेट देते हैं और उस टारगेट को पूरा करने पर उसे पॉइंट्स या रिवॉर्ड मिलते हैं। एआई का सिर्फ एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड इकट्ठा करना। हम्म। अब मान लीजिए आपने एक रोबोट से कहा कि कमरा साफ करो, और कमरा साफ दिखने पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा। रोबोट ने क्या किया? सारा कचरा उठाया और कालीन के नीचे छुपा दिया। अरे बाप रे! कमरा तो साफ दिख रहा है, उसे अपना रिवॉर्ड मिल गया, लेकिन उसने वो तरीका नहीं अपनाया जो हम इंसान उम्मीद करते हैं। वो नियमों के लूप होल का फायदा उठा रहा है। तो ओपन एआई के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। एआई एजेंट्स इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि वो दिए गए टास्क को जल्दी पूरा करके अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करने के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे थे। ये तो एआई अलाइनमेंट के लिए एक सीरियस वार्निंग है। हाँ, कि एआई स्मार्ट तो है, लेकिन उसमें इंसानों जैसा कॉमन सेंस या नैतिक समझ नहीं है। ये तो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डराने वाला भी है कि मशीन सिर्फ अपना गणित फॉलो कर रही है, भले ही उसका नतीजा गलत हो। खैर, मशीनों से आगे बढ़कर अब यूनिवर्स के रहस्यों की तरफ चलते हैं। स्पेस साइंस की तरफ? हाँ। स्पेस साइंस से एक न्यूज है। एंड्रोमेडा, गैलेक्टिक मिडिल एज। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा के अंदर मौजूद M32 को लेकर एक बड़ी खोज की है। गैलेक्टिक मिडिल एज। बताया जा रहा है कि ये गैलेक्सी अपने गैलेक्टिक मिडिल एज में पहुंच गई है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? स्पेस साइंस हमेशा से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। हबल टेलीस्कोप ने देखा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो M32 सैटेलाइट गैलेक्सी है, उसमें नए तारों का बनना लगभग बंद हो गया है। इसी फेज को गैलेक्टिक मिडिल एज कहा जाता है। तो क्या तारों का बनना इसलिए रुक जाता है क्योंकि गैलेक्सी बूढ़ी हो रही है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन है गैस और धूल की कमी। तारे मुख्य रूप से ठंडी गैस और कॉस्मिक धूल के बादलों से बनते हैं। ओके। जब कोई गैलेक्सी बहुत एक्टिव होकर अपने सारे गैस के भंडार को तारों में बदल देती है, या फिर गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल बची हुई गैस को निगल लेता है या बाहर धकेल देता है, तो फिर नए तारों के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं बचता। एग्जैक्टली। M32 के साथ भी यही हो रहा है। ये खोज हमें ब्रह्मांड के विकास चक्र को समझने में बहुत बड़ी मदद करती है। वाओ! देखिए, चाहे हम ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा लें या एआई की गुत्थियां, इन सब प्रगतियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता अगर हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग यानी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं सोशल जस्टिस की ओर। पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट आई है। न्यूज़ है, अर्बन इंडियन प्राइवेट स्कूल्स एट रिस्क ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू टॉक्सिक लेड साइट्स। ये तो काफी गंभीर मुद्दा है। जी, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और अन्य निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में लगभग 90% प्राइवेट स्कूल ऐसी साइट्स के 5 किलोमीटर के दायरे में है जहां जहरीला लेड या सीसा मौजूद है। ये तो पब्लिक हेल्थ के नजरिए से एक इमरजेंसी जैसी स्थिति है। लेड कोई नॉर्मल पोल्यूटेंट नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब ये सीधे नर्वस सिस्टम और दिमाग पर हमला करता है। बिल्कुल, और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। ऐसा क्यों? बच्चों पर ही ज्यादा क्यों? क्योंकि बच्चों का शरीर तेजी से ग्रो कर रहा होता है और उनका शरीर अडल्ट्स की तुलना में लेड को बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करता है। बच्चों के दिमाग में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो लेड सीधे उनके दिमाग तक पहुंच जाता है। हाँ। अगर स्कूल बैटरी रिसाइकलिंग साइट्स या भारी प्रदूषण वाले इलाकों के पास हैं, तो बच्चे लगातार इस लेड के संपर्क में आते हैं। इससे उनके दिमाग का विकास रुक सकता है, उनका IQ हमेशा के लिए कम हो सकता है। और ये डैमेज रिवर्स नहीं किया जा सकता? नहीं, ये इरिवर्सिबल होता है। हमारी अर्बन प्लानिंग में ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है कि हम स्कूलों की लोकेशन तय करते वक्त पर्यावरणीय टॉक्सिन्स का ध्यान ही नहीं रखते। ये सच में डराने वाला है। खैर, जन स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और खबर है जो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है। नीट वाली न्यूज। हाँ, न्यूज है, NMC गाइडलाइंस फॉर नीट कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी कम 2 वीक्स आफ्टर रिजल्ट्स। नेशनल मेडिकल कमीशन ने विकलांग छात्रों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
जिसके तहत अब उन्हें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकेगा। ये कदम तो अच्छा है, लेकिन ये टाइमिंग। बिल्कुल, पॉलिसी के लेवल पे ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। अगर कोई छात्र अपनी शारीरिक क्षमता के कारण पीछे है, लेकिन कोई विशेष उपकरण उसे पढ़ने में मदद कर सकता है, तो उसे मौका मिलना ही चाहिए। यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी टाइमिंग, नीट के परिणाम आ चुके हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और तब जाके आप नियम बदल रहे हैं। ये सिस्टम की सुस्ती को दर्शाता है। इससे तो उन छात्रों के बीच भारी तनाव और कंफ्यूजन पैदा होता होगा, जिन्हें पहले से ही कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली। नीतियां सिर्फ कागज पर अच्छी नहीं होनी चाहिए, उनका सही समय पर लागू होना भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स और लोकेशंस निकल कर आई हैं। चलिए तेजी से प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैप पर देखेंगे तो ये ओमान और ईरान के बीच है, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। राइट। और दूसरा है नानकाई ट्रॉफ। ये प्रशांत महासागर में जापान के तट के पास एक सबडक्शन जोन है, जहां मेगा भूकंप की चेतावनी जारी हुई है। तीसरा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी का M32। ये वो क्षेत्र है जहां हबल टेलीस्कोप ने गैस की कमी के कारण गैलेक्टिक मिडिल एज का पता लगाया है। और चौथा फैक्ट है वेस्टर्न घाट्स ESA। केंद्र सरकार के इको सेंसिटिव एरिया ड्राफ्ट में कुल 6 राज्य शामिल हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बेहतरीन। अब बारी है वन मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो आज के हमारे शुरुआती डिस्कशन से जुड़ा है। एस्पिरेंट सवाल ध्यान से सुनिए। भारत की महाशक्ति बनने की आकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक वो अपनी भौगोलिक सीमाओं से बाहर रणनीतिक सोच नहीं विकसित करता। मूल्यांकन करें। इंग्लिश में भी बता दीजिए। Sure. India's aspirations to become a great power cannot be realized unless it develops a strategic imagination beyond its immediate geographical confines. Evaluate. इस उत्तर का स्ट्रक्चर ना बहुत स्पष्ट होना चाहिए। एस्पिरेंट्स को इसे 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहले हिस्से में CR राजा मोहन के तर्क का इस्तेमाल करें कि सिर्फ GDP का आकार काफी नहीं है। हाँ, हमें अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी होगी, जिससे राज्य की क्षमता बढ़े और हम रक्षा R&D में आत्मनिर्भर बन सकें। और दूसरे हिस्से में अता हसनैन के विचारों को लाएं। यानी रणनीतिक पहुंच को सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रखना है। बिल्कुल, उसे कॉन्टिनेंटल यानी यूरेशिया और मैरिटाइम यानी इंडो पैसिफिक दोनों क्षेत्रों तक फैलाना होगा, तभी हम एक सच्ची महाशक्ति बन पाएंगे। ये एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब समय है आज के क्विज का। आज का सवाल बहुत सीधा है और मैं चाहूंगी कि सभी एस्पिरेंट्स इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। सवाल क्या है? सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही TOTR पहल मुख्य रूप से किस समस्या के समाधान से जुड़ी है? बिना गूगल किए खुद याद करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। चलिए, अब आज के पूरे डीप डाइव की की टेकअवेज को तेजी से समराइज कर लेते हैं। जी बताइए। IR में हमने समझा कि भारत को ग्रेट पावर बनने के लिए सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि हार्ड पावर और भौगोलिक सीमाओं से परे रणनीतिक विस्तार चाहिए। और ईरान की तालिबान नीति से हमने रियल पॉलिटिक को समझा। सिक्योरिटी में हमने जापान के अर्ली वार्निंग सिस्टम के विज्ञान को जाना और भारत में अर्बन डिजास्टर के पीछे के स्ट्रक्चरल गवर्नेंस डेफिसिट का एनालिसिस किया। राइट। पर्यावरण में पश्चिमी घाट संरक्षण और बागों के लिए एक लैंडस्केप अप्रोच यानी TOTR की जरूरत पर बात की। साइंस में AI के रिवॉर्ड हैकिंग और अंतरिक्ष में हबल की गैलेक्टिक मिडल एज खोज को गहराई से समझा। और सोशल जस्टिस में बच्चों के दिमाग पर लेड के न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव और मेडिकल शिक्षा में विकलांग छात्रों के लिए समावेशी लेकिन देरी से आई नीतियों पर चर्चा की। तो दोस्तों, यूपीएससी का सिलेबस देखने में ना बहुत विशाल लगता है, लेकिन जब आप डॉट्स कलेक्ट करना सीख जाते हैं, जैसे ईरान की कूटनीति से लेकर दिल्ली की अर्बन प्लानिंग तक, तो यही सिलेबस एक कहानी बन जाता है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो सुनो यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस डीप डाइव को अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और हाँ, क्विज का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। शुरुआत में हमने सवाल उठाया था कि क्या भारत वाकई में एक ग्रेट पावर बन रहा है? आज की इस लंबी चर्चा के बाद ये साफ है कि महानता सिर्फ इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारी रणनीतिक ऑटोनॉमी, हमारी संस्थाओं की जवाबदेही और हमारे सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा में बसती है। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।